नमस्कार दोस्तों, अभी तक हम चैप्टर 36 तक CRPC का कवर कर चुके हैं और आज हम लास्ट चैप्टर 37 पढ़ रहे हैं जो कि मिसलेनियस चैप्टर है। इससे पहले इंडियन पेनल कोड का सारे सेक्शन कवर कर चुके हैं डिटेल में। उससे भी पहले इंडियन एविडेंस एक्ट का सारे सेक्शन कवर कर चुके हैं डिटेल में, आप देखना न भूलें उसे। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, वकालत के लिए या लॉ के कोई भी नॉलेज रखते हैं, ज्ञान रखते हैं या उसमें लॉ में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब चैप्टर 37 कहता है मिसलेनियस के बारे में, जिसमें पहला सेक्शन है 474। इसमें कहता है ट्रायल बिफोर हाई कोर्ट। व्हेन एन ऑफेंस इज ट्राइड बाय हाई कोर्ट, जब ऑफेंस हाई कोर्ट के द्वारा ट्रायल किया जाता है, अदरवाइज देन अंडर सेक्शन 407 को छोड़कर, इट शैल इन द ट्रायल ऑफ ऑफेंस ऑब्जर्व द सेम प्रोसीडिंग एज द कोर्ट ऑफ सेशन वुड ऑब्जर्व इफ इट वेयर ट्राइंग द केस, है ना। तो यह माना जाएगा कि क्या है, सेशन ट्रायल है, सेशन ट्रायल ही माना जाएगा। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट केसेज को ट्रायल नहीं करेंगे। ट्रायल कौन करेंगे? सेशन कोर्ट करेंगे। लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज में हाई कोर्ट ट्रायल कर सकती है, लेकिन आज तक ऐसा किसी भी केस में हुआ नहीं है। लेकिन यदि ट्रायल करता है तो वह सेशन ट्रायल माना जाएगा। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ट्रायल सेशन ट्रायल नहीं माना जाएगा, उसमें कोई एविडेंस नहीं माना जाता है, उसमें एविडेंस नहीं लिया जाता है, उसमें आर्बिट्ररी ट्रायल होता है, उसमें कोई विटनेस नहीं, सीधा सजा दे दिया जाता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, कोर्ट के अवमानना किए तो। अब चलते हैं सेक्शन 475, जिसमें कहता है डिलीवरी टू कमांडिंग ऑफिसर ऑफ पर्सन लायबल टू बी ट्राइड बाय कोर्ट मार्शल। यदि कोई भी एयरफोर्स, आर्मी या नेवी का पर्सन अपराध किया है तो उसको कमांडिंग अफसर को सौंप देना है। आपस में किया है तब तो कमांडिंग अफसर ही ट्रायल करेगा और उसको कोर्ट मार्शल के लिए रिकमेंड करेगा, कोर्ट मार्शल होगा। सिविल में उसका ट्रायल नहीं होता है ना। ऑन जॉब हो तब तो सिविल में बिल्कुल नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा। ऑफ द जॉब हो, अंदर ही मीन्स आर्मी के दो पर्सनल, एयरफोर्स के या नेवी के पर्सनल आपस में झगड़ा किए हों तो उनका भी चार ट्रायल होता है या कोर्ट मार्शल होता है। सिविल केस में, सिविल कोर्ट में उसका ट्रायल नहीं होता है। यही बात कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट डिलीवरी टू कमांडिंग ऑफिसर ऑफ पर्सन्स लायबल टू बी ट्राइड बाय कोर्ट मार्शल। कमांडिंग ऑफिसर को देना है, वो SRO में निकालेगा और फर्दर उसका कोर्ट मार्शल होगा या चार ट्रायल करके छोड़ देगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स कंसिस्टेंट विद दिस कोड दैट द आर्मी एक्ट 1950 and any other law relating to the armed forces of the Union for the time being in force, as the case may be, in which person subject to military, navy or air force law, as such other law, shall be tried by a court to which this code applies, और बाय ए कोर्ट मार्शल। तो कोर्ट मार्शल से भी उसका हो सकता है या कोर्ट द्वारा भी ट्रायल हो सकता है। तो उसको ऑप्शन पूछा जाता है कि आप सिविल कोर्ट में ट्रायल चाहते हो सर्विस में, तो सर्विस में। क्यों? कि सर्विस में कम पनिशमेंट मिलता है और जेल में भी अच्छा फैसिलिटी, डेली मेडिकल से चेकअप और मेस से अच्छे खाना आ जाते हैं। लेकिन यदि सिविल जेल में जाओगे तो हरेबुल खाना वगैरह रहता है और फैसिलिटी अच्छा नहीं मिलता है, साफ़ सुथरा जेल नहीं, साफ़ सुथरा टॉयलेट नहीं। तो उसका ऑप्शन है कि सिविल कोर्ट में ट्रायल हो या बाय कोर्ट मार्शल। तो एक्यूज के ऊपर है कि वो किस चीज़ को चूज करता है। एंड व्हेन एनी पर्सन इज ब्रॉट बिफोर मजिस्ट्रेट और चार्ज विथ एन ऑफेंस फॉर विच ही इज लायबल टू बी ट्राइड इधर बाय कोर्ट टू विच डिलीवर हिम टुगेदर विथ a statement of offense of which he is accused to the commanding officer, है ना। मजिस्ट्रेट shall regard to such rules, है ना, deliver him to the commanding officer of the unit to which he belongs or to commanding officer of the nearest military, navy or air force station as the case may be for the purpose of being tried by court martial। कहता है कि कोई भी मजिस्ट्रेट के पास, है ना, कोई भी एक्यूज, है ना, एयरफोर्स, आर्मी या नेवी की एनी पर्सन इज ब्रॉट बिफोर मजिस्ट्रेट,
तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, डिलीवर हिम टू द कमांडिंग अफसर, तो उसको कमांडिंग अफसर को दे देगा, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्राइड बाय कोर्ट मार्शल उसका होने के लिए। इन दिस केस यूनिट इंक्लूड्स ए रेजिमेंट, क्रॉप, शिप, डिटैचमेंट, ग्रुप, बटालियन और कंपनी। कोर्ट मार्शल इंक्लूड्स एनी ट्राइबल विथ the power similar to those of a court martial constituted under the relevant law applicable to the armed forces of the Union, है ना। तो कोई भी सिविल में भी अपराध करता है तो उसको कोर्ट मार्शल के लिए कमांडिंग अफसर को दे देना है, यही कहता है। 476 में क्या कहता है, फॉर्म्स के बारे में। सब्जेक्ट टू द पावर कन्फर्ड अंडर आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द फॉर्म सेट फोर्थ इन द सेकंड शेड्यूल with such variations as the circumstances of the case requires may be used for the respective purpose therein mentioned and if used shall be sufficient। उसके बाद कहता है 477 की पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल्स। 477 में कहता है एवरी हाई कोर्ट विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट मेक्स रूल, है ना, रूल वो बना सकता है अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के साथ। नहीं तो कौन रूल बनाता है, रूल बनाता है स्टेट गवर्नमेंट। किसी भी एक्ट पे कोई भी रूल स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, सेंट्रल रूल पे, सेंट्रल एक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन हाई कोर्ट भी रूल बना सकता है विथ प्रीवियस अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। आई टू द पर्सन who may be permitted to act as petitioner writers in the criminal code subordinate to it, regulating the issue of licenses to such persons, the conduct of business by them, and the scale of fees to be charged by them, है ना। तो हाई कोर्ट इतना जानिए कि रूल बना सकता है किसी भी सब्जेक्ट में। प्रोवाइडिंग पेनल्टी फॉर कंट्रीवेंशन ऑफ एनी रूल्स सो मे डिटरमाइनिंग द ऑथोरिटी विच द कंट्रीवेंशन में बी इन्वेस्टिगेटेड एंड पेनल्टी इम्पोज, और रूल्स मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजेट ऑफ द मीन्स हाई कोर्ट। अब चलते हैं 478 में। इसमें कहता है दोस्तों कि पावर टू अल्टर फंक्शंस allotted to executive magistrate in certain cases। कहता है पावर टू अल्टर फंक्शंस को अल्टर कर सकता है allotted to executive magistrate in certain cases in legislative assembly of a state by a resolution so permits the state government after consultation with the high court by notification direct that references in section 108, 109, 1010, 145, 147 to an executive magistrate shall be construed as references to a judicial magistrate of first class, है ना। तो मीन्स एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का पावर है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का पावर मिलता है कोई भी फंक्शन करने के लिए सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव केसेज में। उसके बाद है केस 479, है ना, 379 छोड़ी है, 479 है केसेज इन विच जज और मजिस्ट्रेट इज पर्सनली इंटरेस्टेड। तो 479 में कहता है कि जज और मजिस्ट्रेट ही किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो, शेयर ले रहे हो, उसी ज़मीन में उनका हिस्सा हो, उसी पर केस चला तो क्या होगा। तो कहता है नो जज और मजिस्ट्रेट शैल एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ कोर्ट टू विच एन अपील लाइज फ्रॉम हिज कोर्ट ट्राई और कमिट फॉर ट्रायल केस in which he is party personally interested, or no judge or magistrate shall hear or appeal from any judgment or order passed or made by him। न अपील सुनेगा, न जजमेंट सुनेगा, न ट्रायल करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, न इंक्वायरी करेगा यदि वह उसमें पार्टी हो या उस केस में सिविल केस हो तो इंटरेस्टेड पर्सन हो, या क्रिमिनल केस भी हो तो इंटरेस्टेड पर्सन हो, तो उसको वह न इंक्वायरी करेगा, न ट्रायल करेगा, न अपील सुनेगा, न जजमेंट देगा, कुछ भी नहीं करेगा। जज और मजिस्ट्रेट शैल नॉट बी डीम्ड टू ए पार्टी और पर्सनली इंटरेस्टेड इन एनी केस by reason only that he is concerned there in a
public capacity by reason only that he had viewed the place in which an offence is alleged to have been committed, or any other place in which any other transaction material to the case is alleged to have been occurred, and made an inquiry in connection with the case. 480 में क्या कहता है? Practicing a pleader not to sit as magistrate in certain courts. 480 में कहता है practicing pleader मतलब जो वकील प्रैक्टिस कर रहा है, नॉट टू सीट एज मजिस्ट्रेट इन सर्टन कोर्ट्स, जिस कोर्ट में वह वकालत कर रहा है उसमें मजिस्ट्रेट के रूप में नहीं बैठेगा, जिस कोर्ट में उसका केस चल रहा है। क्यों? क्योंकि भाई वो अपना केस को तो पहले जिता देगा। तो कहता है नो प्लीडर हु प्रैक्टिसेज इन द कोर्ट ऑफ एनी मजिस्ट्रेट शैल सीट एज मजिस्ट्रेट इन दैट कोर्ट और इन एनी कोर्ट विद इन द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ दैट कोर्ट। ठीक है, यहाँ मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, वहाँ वह मजिस्ट्रेट बनकर नहीं बैठ सकता है। 481 कहता है पब्लिक सर्वेंट कंसर्न इन सेल नॉट टू परचेज और बीड फॉर प्रॉपर्टी। कहता है पब्लिक सर्वेंट को है हैविंग एनी ड्यूटी टू परफॉर्म इन कनेक्शन विद द सेल ऑफ एनी प्रॉपर्टी या ऑक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी अंडर दिस कोड सेल नॉट परचेज और बीड फॉर द प्रॉपर्टी। जैसे कोई पब्लिक सर्वेंट है, उसको है कि काम है कि इतना को आज ऑप्शन कर देना, बेच देना, तो वो किसको बेचा जाता है? हाईएस्ट बीडर को। तो वो बीडर नहीं हो सकता, वो बीडर नहीं लगा सकता। कौन? मैं जो पब्लिक सर्वेंट जिसकी ड्यूटी है प्रॉपर्टी को सेल करना। क्यों? क्योंकि वो करेगा तो बोला हाईएस्ट बीडर 1 रुपया आया था, 1 रुपये में करोड़ों के सामान ले लेगा, तो यह भी एक भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार करने के दोस्तों नाना तरीके हैं, जो भ्रष्टाचारियों से सीखिए, देश के भ्रष्ट नेताओं से भी सीख सकते हैं। उसके बाद है पब्लिक सर्वेंट कंसर्न्ड इन सेल नॉट टू प्रैक्टिस बिड फॉर प्रॉपर्टी। ठीक है, 482 कहता है सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट। तो कहता है नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अफेक्ट द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट to make such orders as may be necessary to give effect to any order under this code, है ना, or to prevent abuse of process of any court or otherwise to secure the end of justice। कहता है कि कोई इस कोड में कुछ भी लिखा हो, नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट, तो वह लिमिट नहीं करेगा या अफेक्ट नहीं करेगा इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की पावर को लिमिट नहीं करेगा। हाई कोर्ट के इनहेरेंट पावर क्या होता है दोस्तों? जो लिखा हुआ है वो पावर इस्तेमाल करेगा, और जो नहीं लिखा हुआ वो भी पावर इस्तेमाल करेगा फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, टू इम्प्लीमेंट द एनी एक्ट रूल्स रेगुलेशन और टू डिलीवर द जस्टिस। जस्टिस करने के लिए भी वह किसी भी पावर को इस्तेमाल कर सकता है हाई कोर्ट। टू मेक सच ऑर्डर्स, है ना, हाई कोर्ट मतलब दिस CRPC विल नॉट लिमिट द पावर ऑफ हाई कोर्ट, CRPC विल नॉट अफेक्ट द इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक सच ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर अंडर दिस कोड और टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट और अदरवाइज टू सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस। 483 कहता है ड्यूटी ऑफ हाई कोर्ट टू एक्सरसाइज कंटिन्यूअस सुपरिटेंडेंस ओवर कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। एवरी हाई कोर्ट शैल so exercise its superintendence over the courts of judicial magistrates subordinate to it as to ensure that there is an expeditious and proper disposal of cases by such magistrate। तो हाई कोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट को सुपरविजन करता है और कर सकता है। हाई कोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट करते हैं सुपरविजन, साथ में वह हाई कोर्ट जो है सेशन कोर्ट का भी सुपरविजन करता है और कर सकता है। उसके बाद कहता है ड्यूटी
ड्यूटी ऑफ हाई कोर्ट टू एक्सरसाइज कंटिन्यूअस सुपरिटेंडेंस ओवर कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। 484 कहता है रिपील एंड सेविंग क्लॉजेस। द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 इज hereby repealed और CRPC 1973 इज इन फोर्स नॉटविथस्टैंडिंग सच रिपील, है ना। तो रिपील माना जाएगा, अब नया वाला लागू होगा। तो इस तरह से बहुत खुशी की बात है दोस्तों कि हमने CRPC ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया। अब अगला सेक्शन कोई नया हम एक्ट पढ़ेंगे और इस तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो कुल मिलाकर IPC, इंडियन एविडेंस एक्ट और CRPC ख़त्म कर दिए। इसका शेड्यूल है और कुछ फॉर्म वगैरह है, उसको हम अगला वीडियो में थोड़ा सा देख लेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो शेड्यूल फर्स्ट में क्या कहता है, चलो अभी ही देख लेते हैं। शेड्यूल फर्स्ट में देखो कहता है कि ये बताता है इसमें कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 कॉलम है, 3 और 3 6 कॉलम है। तो इसमें क्या बताता है, इसमें बताता है कि पहले तो कि IPC के बारे में बताता है, सिर्फ IPC की कौन सा सेक्शन है, फिर IPC का जैसे अपराध क्या है, हार्बरिंग पर्सन हायर्ड फॉर एन अनलॉफुल असेंबली, तो उसकी सज़ा कितना है, इम्प्रिजमेंट फॉर 6 मंथ और फाइन और बोथ। फिर उसका कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है ना। कॉग्निजेबल है तो उसको इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी, नॉन कॉग्निजेबल है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। बेलेबल है, नॉन बेलेबल। बेलेबल है तो बेल मिल जाएगा, बेल एज ए मैटर ऑफ राइट मिलेगा। नॉन बेलेबल है तो बेल मिलेगा डिस्क्रिशन पावर ऑफ द कोर्ट पर। और ट्रायल बाय एनी मजिस्ट्रेट हो सकता है, ट्रायल बाय सेशन जज हो सकता है, ट्रायल बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो सकता है। तो इस तरह से एक लिस्ट दिया हुआ है शेड्यूल फर्स्ट में, आप उसको दोस्तों आप देख सकते हो। शेड्यूल फर्स्ट या है ना, तो पहला सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। फिर ऑफेंस क्या है वो दिया हुआ है, फिर क्या पनिशमेंट कितना है, फिर कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल पुलिस जांच कर सकती है नहीं कर सकती है। कॉग्निजेबल केस में जांच करेगी, नॉन कॉग्निजेबल में जांच नहीं करेगी। या बहुत हुआ तो आप बोलेंगे तो NCR रिपोर्ट, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट लगा के मजिस्ट्रेट को दे देगी और मजिस्ट्रेट को दे देगा, जज को दे देगा। जज कहेगा जांच करो तो जांच करेगा, मजिस्ट्रेट कहेगा जांच नहीं करो तो नहीं करेगा। बेलेबल, नॉन बेलेबल एज ए मैटर ऑफ राइट मिलेगा, थाना से भी मिल जाएगा, कोर्ट से भी मिल जाएगा। नॉन बेलेबल में आपको एज ए मैटर ऑफ राइट बेल नहीं मिलेगा, आपको बेल कोर्ट से मिलेगा और कोर्ट में भी सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट से एंटीसिपेटरी मिलेगा। रेगुलर है तो लोअर कोर्ट से भी हो सकता है, रेगुलर बेल भी हाई कोर्ट सेशन कोर्ट से भी हो सकता है। बाई कोर्ट ट्राइबल, तो ट्राई बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हो सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो सकता है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा हो सकता है। एडिशनल असिस्टेंट सेशन जज द्वारा हो सकता है, एडिशनल सेशन जज द्वारा हो सकता है, सेशन जज द्वारा हो सकता है। तो इस तरह से ये चैप्टर दिया हुआ है। ये मतलब मीन्स 6 भाग में कॉलम में अपराध के बाटा, एक तो सेक्शन, दूसरा ऑफेंस, तीसरा पनिशमेंट, चौथा कॉग्निजेबल, पाँचवा बेलेबल नॉन बेलेबल, छठा कौन सा कोर्ट उसको ट्रायल करेगा। और शेड्यूल 1 में दिया, शेड्यूल 2 में क्या दिया, फॉर्म दिया हो बहुत सारा कि कोई भी फॉर्म है उसको कैसे भरते हैं। ये देखिए फॉर्म दिया, बॉन्ड, बेल बॉन्ड ऑन ए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, है ना, बिफोर पुलिस ऑफिसर, ठीक है। तो इस तरह से बॉन्ड, बेल बॉन्ड ऑन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिफोर पुलिस ऑफिसर, इस तरह से सारे फॉर्म दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो दोस्तों। मजिस्ट्रेट ऑर्डर टू प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ राइट, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्म है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। मजिस्ट्रेट नोटिस एंड प्रिपरेटरी ऑर्डर्स, ऑर्डर्स ऑफ द रिमूवल ऑफ न्यूसेंस 133 का फॉर्म है, तो इस तरह से रहेगा, है ना। वारंट टू इन्फोर्स पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस बाय अटैचमेंट एंड सेल,
है ना। फॉर्म 19 भर के दो, वारंट टू इन्फोर्स पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बाय अटैचमेंट और सेल, है ना। वारंट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑन फेल्योर ऑफ पे मेंटेनेंस, ठीक है, तो उसके लिए वारंट इशू होगा। वारंट टू डिस्चार्ज पर्सन इम्प्रिजन्ड ऑन फेल्योर टू गिव सिक्योरिटी, warrant of commitment on failure to find security for good behavior, warrant of commitment on failure to find security to keep the peace, submission of information of a probable breach of peace, bond for good behavior, सेक्शन देखा 108, 109, 110, फॉर्म नंबर 13, बॉन्ड टू कीप द पीस, फॉर्म 12, सेक्शन 106, 107, वारंट टू सर्च सस्पेक्टेड प्लेस ऑफ डिपॉजिट, सेक्शन 94, वारंट टू सर्च आफ्टर इंफॉर्मेशन ऑफ पार्टिकुलर ऑफेंस, सेक्शन 93, warrant in the first instance to bring up a witness, section 87, order authorizing an attachment by the district magistrate or collector, section 83, order of attachment to compel the appearance of a person accused, section 83, order of attachment to compel the attendance of a witness, section 83, proclamation requiring the attendance of a witness, section 82, 87, 89, 82, 87 and 90. Proclamation requiring the appearance of a person accused, 82. Bond and bail bond after arrest under a warrant. उसके बाद है वारंट ऑफ अरेस्ट, उसके बाद है सेकंड शेड्यूल, समन टू एन अक्यूज्ड। तो इस तरह से दोस्तों फॉर्म भी हमने देख लिया। अब CRPC आज दोस्तों ख़त्म हो गया और इससे बहुत मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि CRPC भी मैंने ख़त्म कर दिया। तो IPC ख़त्म हो गया, एविडेंस एक्ट ख़त्म हो गया और CRPC ख़त्म हो गया। तो हम कल नया कोई एक्ट के साथ, नया ऊर्जा के साथ फिर से शुरुआत करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।